Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion, as my colleague told, that it is nutrition in the toddler. न्यूट्रिशन और टॉडलर की डेवलपमेंट, इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन हैज़ ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द टॉडलर। और टॉडलर होता कौन है? 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक जो एज है इसको हम टॉडलर बोलते हैं। और इसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होनी होती है वो हो जाती है। एक तो डेवलपमेंट वो होती है जो बच्चे के पैदा होने के बाद 1 साल तक होती है, और फिर 1 साल से लेके 3 साल तक तो मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपमेंट एंड ब्रेन ग्रोथ, बल्कि ये है कि 80% ऑफ द ब्रेन जो है उसकी ग्रोथ 3 साल तक हो चुकी होती है। सो इस प्रेजेंटेशन की जो आउटलाइन है वो स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट हमने देखनी है टॉडलर के अंदर। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द टॉडलर, न्यूट्रिशनल challenges during toddlerhood, toddler or at high risk of infections, flavors perception and development in the toddlers। क्यों अहम है टॉडलर की डेवलपमेंट? क्योंकि इसमें एक तो ये है कि वीनिंग आपने शुरू की और उसके बाद 1 साल का अरसा हो गया। अगर किसी बच्चे को आप एक ही जायका बार बार देंगे तो उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स जो हैं उसको डिफरेंट टाइम पे और ऑफ़र करने चाहिए। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी है दोनों ही कम होती हैं। जो एडल्ट के लेवल पे इम्यूनिटी आती है बेसिकली वो 8 साल की उम्र पे आती है। इसलिए एक अलहदा से टॉपिक होता है हमेशा कि अगर हाई ग्रेड फ़ीवर के साथ बच्चा 3 मंथ से लेके 36 मंथ तक आ जाए तो उसमें आप यूजुअली उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते। उसको आप CBC ब्लड कल्चर लेके एंटीबायोटिक आपने लाजमी शुरू करने हैं। 3 साल से जो ऊपर का बच्चा होता है उसमें यू कैन वेट रादर, लेकिन इसमें इजाज़त नहीं है मेडिकली। सो वजह यह है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। न्यूट्रिशनल चैलेंजेस इस तरह होते हैं कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट इनकी बाज़ न्यूट्रिएंट की तो ऐसे है एडल्ट के बराबर है, लेकिन स्टमक साइज़ जो है वो तकरीबन 1/3 ऑफ द एडल्ट है। सो न्यूट्रिशियस जो डेंस फूड है वो इनको ऑफ़र करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके लिए ये अरसा बहुत ही अहम है कि एक 3 साल का बच्चा एक अगर उसको दायरा बना के आप दिखाएं तो वो उसको कॉपी कर सके। अगर वो नहीं कर सका तो इसका मतलब है कि उसकी जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो डिलेड है। सो स्टेजेस ऑफ द, ये आप देखें न्यू बॉर्न जो है वो जो नियोनेट है वो यूजुअली हम 1 डे से लेके 28 डेज़ तक गिनते हैं, और इन्फेंट 28 डेज़ से लेके 12 मंथ तक, और 1 से 3 ईयर तक हम कहते हैं कि ये टॉडलर है। एंड टॉडलरहुड इज़ ए क्रूशल स्टेज इन लाइफ व्हेन several key developmental milestones are achieved. Appropriate nutrition during this time period ensures toddler physical growth and brain development as well as normal function of the immune system. So ये एक ऐसा अरसा होता है जिसमें बच्चा चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर जब दौड़ता है तो ऑब्स्टेकल को स्किप भी कर सकता है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और जो इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो भी मैक्सिमम होती है, और ब्रेन ग्रोथ भी इस अरसे में मैक्सिमम होती है। सो ब्रेन ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, जैसे मैंने कहा था कि बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स द ब्रेन रीचेस अबाउट 80% ऑफ द एडल्ट साइज़। 80% तो हो चुका है, यानी अगर 4/5 साइज़ अचीव कर लिया है। आलमोस्ट 4 टाइम इंक्रीज़ इन द ब्रेन मास फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर ऑफ एज, और 5 ईयर तक 90% ग्रोथ हो चुकी होती है। 3 ईयर तक 80% और 5 ईयर। सो ये जो ब्रेन ग्रोथ हो रही है ये किससे हो रही है? बेसिकली इसका रॉ मटेरियल का है। इसका रॉ मटेरियल ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन है, और न्यूट्रिशन जितनी ऑप्टिमल होगी उसमें अप्रोप्रिएट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
होंगे और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, उतना ही बेहतर चांस होगा बच्चे के आईक्यू बेहतर होने का, उसकी सोशल डेवलपमेंट का, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, और जो इवन उसकी विजन बेहतर हो सकती है अगर उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट मिकदार में दिए जाएं। सो ग्रोथ ऑफ द न्यूरल फाइबर्स, यानी जो एक्सॉन्स बन रहे हैं और नर्व फाइबर्स बन रहे हैं, और माइलिनेशन हो रही है, और माइलिनेशन मैक्सिमली कंप्लीट हो जाती है यूजुअली 18 मंथ की एज तक। तो बर्थ से लेके 18 मंथ का जो अरसा है उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि माइलिनेशन कंप्लीट होती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ग्रोथ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स। तो जो ये फैक्टर्स हैं, और ऑफ कोर्स इसके लिए हम आगे चल के देखेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सेवरल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर अचीव ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टॉडलरहुड। जिस तरह मैंने कहा कि बच्चा चलना शुरू करता है, फिर दौड़ना शुरू करता है, फिर स्टेयर्स चढ़ जाता है, फिर स्टेयर उतरना भी शुरू कर देता है, फिर जब भागता है तो ऑब्स्टेकल को स्किप भी कर सकता है। ये मुख्तलिफ़ पीरियड्स हैं, उसमें मूवमेंट्स, फिज़िकल माइलस्टोन्स वो अचीव कर रहा है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यस, वन वर्ड स्पीच, फिर 3 ईयर तक यूजुअली 1 सेंटेंस जो एटलीस्ट 3 वर्ड्स का हो वो बच्चे को बोल लेना चाहिए। सोशल एंड इमोशनल माइलस्टोन, सेपरेशन एंग्जाइटी ऑफ कोर्स उसमें होती है, लेकिन वो पहचानना शुरू कर देता है। रिश्तेदारों को भी, माँ बाप को तो शुरू से पहचान रहा होता है, तकरीबन यू कैन से 5-6 महीने की उम्र से, बट रिश्तेदारों को, हमसायों को भी 3 साल की उम्र तक वो पहचानना शुरू कर देता है। और कॉग्निटिव माइलस्टोन्स, जिस तरह मैंने कहा था कि अगर उसको एक दायरा बना के दिखा दें तो वो बना के दिखा देगा, फ़ाइन मोटर उसका इतना अच्छा हो जाता है, और कॉग्निशन भी उसकी बेहतर हो जाती है। ही नोज़ कि जो चीज़ उसको पसंद होती है वो मांग भी लेता है। ये जो मैंने कहा था, लिमिटेड स्टमक कैपेसिटी एंड द बिगेस्ट न्यूट्रिशनल चैलेंज इन द टॉडलरहुड, यानी एक टॉडलर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, उसका 10 kg वज़न है तो उसको 1000 कैलोरीज चाहिए, आप ये देख लें, और जो एडल्ट है उसको 2500 चाहिए। यानी एडल्ट का वज़न जो है वो 70 kg है, एंड समटाइम्स 100 kg भी हो सकता है, बट relative to the weight जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है एंड relative to the weight जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिसप्रोपोर्शनेटली बेसिकली ज़्यादा है। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ दैट कि जो स्टमक साइज़ है दैट इज़ ओनली 1/3 ऑफ द साइज़ ऑफ द एडल्ट। सो वो एक, अगर आप उसको न्यूट्रिशियस फूड देंगे तभी उसकी ये जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। आप इस डायग्राम को देखिए कि विटामिन डी 6 टाइम्स मोर रिक्वायरमेंट है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट। यानी 400 यूनिट अगर 1 साल के बच्चे को चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 यूनिट एक एडल्ट को चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वज़न तो उसका बहुत कम है, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट की, वो ज़्यादा है, एंड वी हैव टू प्रोवाइड। या तो वो बैलेंस्ड डाइट के ज़रिए आएगा या फिर उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आयरन 3 times more required in the infancy and the toddlerhood. Zinc, that is 2 times more required in the infancy and the toddlerhood. And adults, ये जो कैल्शियम है उसकी रिक्वायरमेंट 3 times ज़्यादा है अगर आप वेट से कंपेयर करेंगे। वेट से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अगर तो इनका रोल क्या है बेसिकली, वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये, और इसमें कुछ वाइटामिन्स हैं और कुछ मिनरल्स हैं। वाइटामिन और मिनरल में बेसिक फ़र्क ये होता है कि वाइटामिन्स दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोनों ही ट्रेस एलिमेंट्स हैं, बट मिनरल्स दे आर दी नॉन ऑर्गेनिक होते हैं ये, ठीक है। और फेरस है, जिस तरह आयरन है, उसमें इम्पेयर्ड कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट इफ़ आयरन डेफिशिएंसी इज़ देयर। अच्छा, आयरन डेफिशिएंसी में भी ये है कि ज़रूरी नहीं है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही हो, उससे पहली स्टेज आती है वन टॉडलर इज़ डेफिशिएंट इन आयरन बट ही हैज़ नॉट स्टिल डेवलप्ड एनीमिया।
तो उसमें भी ये इफ़ेक्ट आएगा कि बच्चा इरिटेबल होगा, उसका जितना IQ होना चाहिए उतना नहीं होगा, और अगर आप उसकी आयरन की कमी पूरी कर दें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और क्या करता है आयरन? फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्यून सेल्स। मुझे भी बहुत अरसा नहीं हुआ कि ये पता चला हो सकता है कि साल या 1.5 साल हुआ है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी कि इसका इम्यूनिटी में भी रोल है, एंड वेरियस टाइप ऑफ इम्यून सेल्स, उसकी डिफरेंशिएशन में मेजर रोल है, एंड ऑफ कोर्स रोल इन माइलिनेशन। इसी तरह जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, जब आप उसको आयरन सप्लीमेंट करते हैं तो पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ ये नहीं होती उसका खून की कमी पूरी होगी, पहली चीज़ ये होती है कि उसकी इरिटेबिलिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स दे कंटेन आयरन। पहले वो वहाँ पे उसकी डेपोजिशन होगी, फिर रेटिकुलोसाइटोसिस होगी, और फिर 1 हफ्ते बाद कहीं जाके हीमोग्लोबिन बेहतर होना शुरू होगा। Zinc, neurosecretory factor for zinc containing nerve cells and regeneration of the immune cells and intestinal epithelial cells। जो एक्रोडर्माटाइटिस एंटेरोपैथी का होता है उसमें आपने देखा ही होगा कि क्या हालत होती है, रिकरेंट डायरियाज हो रहे हैं, और जो एपिथेलियल बैरियर है इवन स्किन पे वो भी ब्रीच हो रहा है। सो विटामिन ए प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इसका मेन काम जो है ना, बैरियर को बरकरार रखता है, वो चाहे एपिथेलियम रेस्पिरेटरी सिस्टम की हो या GIT की हो, and supports immune barrier function, development of the various immune cells, and contributes to the gut immunity by producing the integrity of the barrier। आयोडीन नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए ज़रूरी है, और आयोडीन डेफिशिएंसी रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ एंड रिड्यूस्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है अगर आयोडीन डेफिशिएंट हो। जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंट गाइटर होती है वहाँ पे IQ यूजुअली लोगों का कम होता है, और जो लोग साहिली इलाकों पे रहते हैं उनका IQ निस्बतन बेहतर होता है, क्योंकि वो आयोडीन डेफिशिएंट नहीं होते। Vitamin D modulates both innate and adaptive immune responses, और important for bone development, helps in absorption of the calcium in the bone। कैल्शियम कितनी बोन में जमा होनी है इसका सेंट्रल रोल है, और इसके ना होने की वजह से रिकेट्स, ऑस्टियोमलाइशिया, ये सारी चीज़ें होंगी, और बोन्स कमज़ोर हो जाएंगी, और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, और रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं ड्यू टू विटामिन D डेफिशिएंसी। सो इफ़ेक्ट ऑफ malnutrition ऑन फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखें जी, जिस बच्चे को बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे, न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी, एक तो ये है कि वो न्यूट्रिशन पूरी ना होने की वजह से उसको कैलोरीज पूरी नहीं मिल रही, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। एक रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि एक मॉडरेट टू सीवियर जो इन्फेक्शन है वो कैलोरीज को 2 to 4 टाइम्स उसमें ज़्यादा चाहिए होती हैं, अगर नहीं देंगे तो वो कैटाबॉलिक स्टेट में चला जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्टडी है इन पाकिस्तान एमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, 40% are stunted, 17% are wasted, and 29% are underweight। और स्टंटिंग होती क्या है? दैट इज़ लेस देन 2 standard deviation फ्रॉम द मीडियन हाइट फॉर एज। हाइट से रिलेटेड है, ये एज से नहीं है, यानी उसकी कितनी हाइट है और उसका वज़न कितना है। वेस्टिंग लेस देन 2 standard deviation फ्रॉम द मीडियन वेट फॉर हाइट, ये वेट फॉर हाइट है, ये भी एज के साथ रिलेटेड नहीं है, उसकी हाइट के हिसाब से कितना है। एंड लेस देन 2 अंडरवेट, जो लेस देन 2 standard फ्रॉम द मीडियन वेट फॉर एज, कि 1 साल पे अगर 10 kg होना चाहिए था तो इसका 6 या 7 किलो है, probably that is below 2 standard deviation। सो कॉज स्टंटिंग में यूजुअली क्रोनिक और रिकरेंट अंडर न्यूट्रिशन होती है, और वेस्टिंग में अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन होती है, यानी पिछले 1 महीने से इसको ग़िज़ा ठीक नहीं मिल रही या 2 महीने से। जबकि स्टंटिंग अगर है तो इसका मतलब है 1-1.5 साल से इसको ग़िज़ा ठीक नहीं मिल रही। सो इसको जब हम मेजर करते हैं तो हमें पता लगता है कि बच्चे को वो कितना क्रोनिकली माल नरिश्ड है, और अंडर वेट जो है, अंडर न्यूट्रिशन, व्हाट टाइप ऑफ इट इज़, वो अंडर वेट करेगा ही करेगा। और कॉन्सिक्वेंस शॉर्ट टर्म स्टंटिंग इन्फेक्शंस एंड मोर्टेलिटी ज़्यादा है। कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट
वो पुअर होती है, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्रोनिक डिजीज़ सच एज डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ दे आर मच मोर इन द एडल्ट पॉपुलेशन, उन लोगों में हु वर स्टंटेड एज चिल्ड्रन. और वेस्टिंग अगेन decreased functioning of the immune system, increased infectious diseases and more mortality. और underweight related to stunting और wasting और both, ये सारे इफ़ेक्ट underweight में आ सकते हैं. Toddler have an increased risk of infections, जो मैंने बताया. innate and adaptive immunity both का लेवल वो नहीं है जो एडल्ट का है. So infants and children are highly susceptible to infection. लेकिन अगर इनकी विटामिन ए का स्टेटस ठीक है, आयरन का स्टेटस ठीक है, विटामिन डी का स्टेटस ठीक है, एडल्ट के बराबर तो फिर भी इम्यूनिटी नहीं होगी, बट द चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मच लेस. तो कितना हो रहा है डायरिया? तकरीबन 4 एपिसोड्स पर ईयर होते हैं टॉडलर के अंदर, एक डेवलपिंग कंट्री में ख़ास तौर पे. और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं 6 से बल्कि 8 एपिसोड्स इन अर्बन पॉपुलेशन एंड 4 to 6 एपिसोड इन द रूरल पॉपुलेशन. ओवर क्राउडिंग की वजह से, अर्बन और पॉल्यूशन की वजह से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो शहरी इलाकों में ज़्यादा है निस्बतन. So diarrhea and respiratory infection, they are at the top among the infection. और सबसे ज़्यादा इसी के साथ ही OPD में बच्चे आते हैं. So important factors shaping the immunity, development of the acquired immunity. जिस तरह मैंने बताया innate and adaptive. Innate immunity ये होती है कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, यूजुअली जिसमें एंटीबॉडी नहीं चाहिए बैक्टीरिया को मारने के लिए, जो फर्स्ट डिफेंस होता है वो इन्नेट इम्यूनिटी हम उसको बोलते हैं. जो एक्वायर्ड होती है उसमें या तो सेलुलर सेल मीडिएटेड होती है या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट होती है, उसके लिए एंटीबॉडीज़ चाहिए आपको. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी दोनों का लेवल वो नहीं होता जो एडल्ट में होता है. गट माइक्रोबायोटा ये आजकल का हॉट टॉपिक है, और इसमें जो गट माइक्रोबायोटा है और गट ब्रेन एक्सेस जो है वागस नर्व के थ्रू, और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. और वो जो कहते थे ना कि वो गैस जो है दिमाग पे चढ़ गई है, सो देयर इज़ अ रूट एंड दैट इज़ वागस नर्व. ये जो माइक्रोबायोटा होते हैं दे प्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ ट्रांसमीटर्स जो वागस नर्व के थ्रू ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं समथिंग बैड इज़ गोइंग ऑन. इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है. इसका इम्यून सिस्टम पे बड़ा इफ़ेक्ट है. एंटीजन एक्सपोजर कितना हुआ, जिस बच्चे को एंटीजन एक्सपोजर बिल्कुल ही नहीं होगा तो उसकी इम्यूनिटी आते आते काफ़ी वक्त लगेगा. ये हाइजीन हाइपोथेसिस भी एक है कि अगर बच्चे को आप बिल्कुल क्लीन माहौल में रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, फ़र्श पे नहीं खेलने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे, तो उसकी इम्यूनिटी शायद वो नहीं होगी जो एक ऐसे बच्चे की होगी जो ये सारा कुछ करता है. मैं ये नहीं कहता कि उसको खाम खा गंद में बंदा भेजे, बट जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो उसको करने दें. मैचुरेशन ऑफ द इन्नेट इम्यूनिटी, वही मैंने जो बताया था कि ये न्यूट्रोफिल्स अगर न्यूनेटल एज है या इन्फेंसी है वो उतने पावरफुल नहीं हैं जितने बाद में हैं ये. इसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी है, जो इम्यून ग्लोबुलिन जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता और नॉर्मल अचीव होता है. शुरू में IgM आती है, बाद में IgG आना शुरू हो जाती है. सो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस ये जी एक प्रोबायोटिक है, और रेस्पिरेटरी प्रिवेंशन जी एक स्टडी है. तो उन्होंने देखा कि जिनको उन्होंने ये डबल ब्लाइंड स्टडी है जिनमें उन्होंने ये प्रोवाइड किया तो उसमें 43% डिक्रीज़ था इन्फेक्शन का. यानी दिस मे प्ले अ रोल इन डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. और प्लेसिबो जिनमें यूज़ हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आया था. सो जो P वैल्यू थी दैट वाज सिग्निफिकेंट, मींस कि ये स्टडी बायस्ड नहीं है, इसमें बायस का चांस कम है, और ये सही वाली स्टडी है जिसमें देयर इज़ सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लैक्टोबैसिलस और रैमनोसस बच्चों को दिया गया, तो उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई. सो लैक्टोबैसिलस रैमनोसस दिस इज़ अ प्रोबायोटिक, और प्रोबायोटिक वो होता है जो बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं यूजुअली,
और वो फ़ायदा देते हैं और नुकसान नहीं देते, डिज़ीज़ यूजुअली काज नहीं करते। अगर वो गट के अंदर हैं और वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको भी ज़्यादा नहीं होने देते। सो दे आर यूजुअली बेनिफिशियल। इन एडिशन, और जो हमारे एंटीबायोटिक हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को भी किल करते हैं और इनकी पॉपुलेशन को भी कम कर देते हैं। प्रीबायोटिक क्या होते हैं? प्रीबायोटिक दे आर सबस्टेट, वो ग़िज़ा है बैक्टीरिया की, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए अगर वो आप सप्लाई कर दें तो प्रोबायोटिक्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो प्रीबायोटिक भी आजकल ऐड हो रहे हैं जो फार्मूला हैं उसमें। और बिल्कुल एक और भी चीज़ है HMO। मेडिसिनल बैक्टीरिया की गट के जो है उनको ग़िज़ा प्रोवाइड करते हैं प्रीबायोटिक। जी, प्रीबायोटिक ये हैं कि एक न्यूट्रिशनल सबस्टेट है। फॉर एग्जांपल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दे मे एक्ट एज प्रीबायोटिक। तो अगर वो न्यूट्रिशन जो प्रोबायोटिक को चाहिए, बेनिफिशियल बैक्टीरिया को चाहिए, वो आप प्रोवाइड करते हैं तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी और पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो सप्रेस हो सकती है। ठीक है। Lactobacillus, in addition, 3 clinical trials and 2 meta-analyses have demonstrated a preventive effect of oral administration of this probiotic on the respiratory infection in the children. And Lactobacillus rhamnosus is the lactic acid bacteria, and it has a long history of safe usage in the children. It is the normal inhabitant of the human intestinal tract. यानी कि ये अगर बैक्टीरिया मौजूद है इसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट काफ़ी हैं। वो एंडोक्राइनोलॉजी से लेके इम्यूनिटी से लेके साइकोलॉजी और साइकेट्री तक इनका इवन प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन में अब रोल आ रहा है। सो मच सो दे early development of the taste and the flavor preferences have consequences on eating behavior and later in the life. जैसे मैंने कहा था मुख्तलिफ ज़ायके वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई माँ आती है और कहती है बच्चे को भूख बिल्कुल नहीं लग रही, तो एक कॉमन फैक्टर ये होता है कि एक ही चीज़ बार बार दे रहे होते हैं। ठीक है, और उसको बदल बदल के चीज़ें दें। अगर आप एक ही चीज़ दे देंगे, बेशक वो मनोसलवाई क्यों ना हो, बंदा कहेगा नहीं मुझे ज़रा बदल बदल के दो। ये तो वेल नोन है ना। सो स्वीटर फूड्स इज़ एसोसिएटेड विद एडवर्स हेल्थ आउटकम इन द टॉडलरहुड। ये रिकमेंडेशन ये है कि 10 जो सिंपल शुगर्स हैं 10% से ज़्यादा कैलोरीज इससे नहीं आनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? एसोसिएटेड विद डेंटल कैरीज, contributes to the obesity। यानी कैलोरीज तो हैं लेकिन ये न्यूट्रिशियस कैलोरी नहीं है, ना इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ना इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ना मिनरल्स हैं, ना विटामिन्स हैं, ये कैलोरीज हैं। और इसने है तो कार्बोहाइड्रेट लेकिन अंदर जाके इसने फैट में तब्दील हो जाना। सो इन्फ्लुएंसेस स्वीट टेस्ट प्रेफरेंसेस। अगर शुरू से ही मीठा बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो उसको इतना पसंद आएगा कि वो बाकी चीज़ें अवॉइड करना शुरू कर देगा बच्चा। ये इससे प्रॉब्लम होती है। कैरियोजेनिक मीन जो कैरीज प्रोड्यूस कर सकती हैं दांतों में, तो सुक्रोज टॉप पे है, फॉलोड बाय ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज यानी कि मिनिमल कैरीज पैदा करेगी इसमें दांतों के अंदर, डेंटल कैरीज। और दूध के अंदर ऑफ कोर्स लैक्टोज ही होता है, लेकिन जो चीनी मिला दूध माएँ देती हैं उसमें डेंटल कैरीज बहुत ज़्यादा है बच्चों में। ठीक है। सो की टेक अवेज हमारे आज के क्या हैं? टॉडलरहुड इज़ अ crucial stage in the life when several key developmental milestones are achieved. Appropriate nutrition during this time provides and ensures toddler physical growth and development. Iron, zinc, DHA, iodine has a significant effect on the growth and development during early years, influencing the developmental progress of the toddler. Toddlers consuming fortified formula have less chances of developing iron, vitamin C and vitamin D deficiency because they are supplemented with that. Immune system of the toddler is immature, they are at an increased risk of infection, लेकिन इन infections को reduce किया जा सकता है अगर आप उनको appropriate nutrition दें।
Presence of Lactobacillus rhamnosus is in the diet of the toddler helps strengthening the immune system. Any question? You are welcome.